बिल्कुल इनके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने किस प्रकार से जन से जनपद का स्तर हुआ था, जन व जनपद में अंतर, फिर जनपद के बाद महाजनपद का उदय हुआ, वो हम सब पढ़ चुके हैं। महाजनपद का जब उदय हुआ था, ये वही पीरियड है कि जब बुद्ध मत, जैन मत और बहुत सारे न्यू रिलीजियस थॉट्स भारत के अंदर डेवलप हो रहे थे। उनको अभी हमने नहीं पढ़ा है, उनको हमारा सोशल हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत वो आएगा, वो बात में सारी चीज़ें। फिर हमने मौर्यंस, प्री मौर्यंस, मौर्यंस, पोस्ट मौर्यंस, गुप्ता, प्री गुप्ता, राजपूत स्टेट, ये सब पढ़ते आए थे। ये नॉर्दर्न इंडिया जो हमारा मेजर पार्ट है उसको हमने कवर किया था। इसमें जो मैंने आपको कल भी बताया था कि दक्षिण भारत, साउथ इंडिया के संबंध में भी हमें कुछ चीज़ें अलग से पढ़नी है जो आपकी इस कंपटीशन के सिलेबस में वो चीज़ें सम्मिलित हैं, वो चीज़ें इंक्लूड हैं उसमें। उसकी जो मैंने कल आपको बताया था वो क्या शुरुआत की थी, संगम एज, और संगम एज से पहले मेगालिथिक कल्चर। ये जो मेगालिथिक कल्चर है एक अलग पार्ट है कि जिस समय भारत में, उत्तरी भारत में पैलेलिथिक और मेसोलिथिक, उसके बाद न्यूलिथिक एज थी, दक्षिणी भारत में न्यूलिथिक एज के बाद से ये मेगालिथिक एज भी आ गई। इसमें एक पॉइंट ये याद रखिएगा, मैंने कल भी शायद कहा था कि 1960 तक ये माना जाता था कि ये मेगालिथिक कल्चर केवल दक्षिणी भारत तक सीमित है, लेकिन 1962 के बाद की कुछ खुदाई और एक्सकेवेशन से ये पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये दक्षिणी भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि दक्षिण भारत के साथ उत्तरी भारत में भी। लेकिन उत्तरी भारत में इसका रोल कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल नहीं है, दक्षिणी भारत के संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट है। इसके बताया था। फिर संगम एज जो प्राचीन भारत के साहित्य के अगर आप देखेंगे तो उसमें प्राचीन, उसमें वैदिक लिटरेचर के बाद जो उत्तरी भारत से संबंधित है, नॉर्थ वेस्ट से संबंधित है, दक्षिणी भारत में इस तमिल लिटरेचर, तमिल साहित्य की इम्पोर्टेंस है। और ये क्या है, ये सारा संगम साहित्य कहलाता है। संगम साहित्य जिसके बारे में नहीं बताया था कि चेर, चोल और पांड्य ये 3 राज्य थे दक्षिणी भारत के अंदर। यहीं पर ये वो कवि थे, वो साहित्यकार थे कि जिन्होंने उस साहित्य, उस तमिल साहित्य की रचना की जो संगम साहित्य कहलाता है। ये चेर, चोल, पांड्य शासक थे जिनके को संरक्षण प्राप्त हुआ। इसी साहित्य के आधार पर हम इस काल का, इन जो ये हमारे शासक है इस काल का, इनका राजनीतिक इतिहास, इनका आर्थिक, इनकी धार्मिक और इनकी सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस तमिल साहित्य के अतिरिक्त हमें थोड़ा सा जो नॉर्दर्न इंडिया का हमारा लिटरेचर है या तमिल लिटरेचर पूछा है उससे भी पता चलता है, लेकिन बेसिकली हम फोकस इसी पर करते हैं। कल मैंने इनके लिटरेचर के बारे में बताया था आपको, लिटरेचर की कुछ इंपॉर्टेंट जो रचनाएं वो बताई थी आपको। आज उस लिटरेचर के आधार पर जो इस दक्षिणी भारत का जो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल सिनेरियो बनता है उसके बारे में जो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको, यानी 2 अलग अलग चीज़ें हैं। कल का जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो क्या था, वो था उस साहित्य के पर आधारित जो संगम साहित्य कहलाता है। आज हमारा डिपेंड किस चीज़ पर कर रहे हैं हम कि संगम साहित्य के युग में समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी और अर्थव्यवस्था या व्यवस्था क्या थी। इस आधार के जिसके इंपॉर्टेंट फैक्टर से वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि पांड्य ये राज्य, इनका जो साहित्य काल है, ये जो संगम साहित्य का जो इनका काल है, इसके बाद इनका पतन हो जाता है और फिर बाद में भी 7वीं या कुछ 8वीं या 9वीं शताब्दी में भी इनका उदय होता है, लेकिन उससे हमारे यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। यानी ये आपने 2 चीज़ें अलग अलग इसको समझ लीजिएगा जी। देखिए, गुप्ताओं के बारे में ये 2-3 फैक्टर से जान लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन, सबसे ज़्यादा उच्च कोटि के कॉइन्स गुप्ताओं के पीरियड में ढाले गए थे। गुप्ताओं से पहले का जो काल है, उस काल में जब हम देखते हैं तो 2 चीज़ें थी उसका। एक तो सिक्कों की, कॉइन्स की वो क्वालिटी नहीं थी जो क्वालिटी हमें गुप्ताओं के पीरियड में नजर आती है। क्वालिटी के आधार का मतलब यह है कि उसमें जो सिल्वर या गोल्ड जो भी है, उनमें जो उसका मिश्रण होता था, गोल्ड का होता था, वो उस क्वालिटी का नहीं होता था। आज भी आप 24 कैरेट, 21 कैरेट और 22 कैरेट के आप गोल्ड की चीज़ देखिए, वो मिश्रण। गुप्ताओं के काल में हम देखते हैं कि ये चीज़ उस क्वालिटी की है जो धातु भी है, जिस धातु का भी कॉइन है
तरीका है वो उस क्वालिटी पर है। गुप्ताओं की जो न्यूमिस्मेटिक क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा उच्च कोटि की रही है। दूसरी चीज़ इसलिए है कि सबसे ज़्यादा ये क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी जो है वो भी गुप्ताओं के काल में भी हमें नजर आती है। यानी गुप्ताओं से आज भी ये इकोनॉमिक्स वाले जानते होंगे कि गवर्नमेंट ये ऐसा थोड़ी करती है कि करोड़ रुपए छापते और बांटते, नहीं हो सकता ना, नहीं कर सकती। गवर्नमेंट शायद तो कर सकती है लेकिन सब बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जर्मनी में इन्फ्लेशन इतना हो गया था कि आप एक डिब्बे में नोट भर के ले रहिए, आप साबुन की टिक्कियाँ नहीं खरीद सकते थे, और आप खाली कुछ चीज़ें ले रहिए उसके बदले में आप ले सकते थे। ये क्या होता है, ये इन्फ्लेशन ये होता है कि इसको हिंदी में कुछ और कहते हैं, मुद्रास्फीति। उसमें क्या होता है कि करेंसी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए इसकी वैल्यू कम रहती है। तो कोई भी करेंसी कोई भी इस बात पर नहीं डिपेंड करती है कि जिस बात पर डिपेंड करती है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। आज गोल्ड रिजर्व रखा जाता है, उसके आधार पर हमें ये सांकेतिक, मैंने शायद बताया था कि सांकेतिक मुद्रा, ये जो हम नोट यूज़ करते हैं सांकेतिक मुद्रा है, टोकन करेंसी है। ये दुनिया में सबसे पहले ईरान और चाइना ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद भारत में सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अनफॉर्चुनेटली इसमें फेल हो गया था, वो पढ़ेंगे जो है। तो ये चीज़ फिर बाद में आने के बाद होता, तो टोकन करेंसी से पहले जो जिस धातु का सिक्का होता था नहीं होती थी उसकी वही वैल्यू। ऐसा नहीं है कि 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन और 10 ग्राम का चांदी का कॉइन और 10 ग्राम का जो है तांबे का कॉइन, उनकी वैल्यू एक होती थी। गुप्ताओं के काल में ये क्वालिटी हमें सबसे बेहतर नजर आई। दूसरे गोल्ड कॉइन्स सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी हमें गुप्ताओं के काल में, तो गुप्ताओं का पीरियड जो है वो न्यूमिस्मेटिक आधार पर, वैसे तो कहा ही जाता है उसको स्वर्ण युग कहलाता है, लेकिन न्यूमिस्मेटिक आधार पर भी ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड के, इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट है एशियन पीरियड में, एशियन वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंशों में से है जिन्होंने इसके आधार पर एक अच्छी इकोनॉमी जो थी उन्होंने उसका निर्माण किया। तो गुप्ताओं की इम्पोर्टेंस न्यूमिस्मेटिक आधार पर क्वेश्चन आया था, गुप्तानी का क्वेश्चन दिखाओ मैंने वही चीज तो बताया होगा, मैंने एग्जैक्टली वही चीज बताई है जो इसमें पूछी है। किस आधार पर वो उच्च कोटि की है, इसका साधारण शब्दों में इसका अर्थ ये हुआ कि गुप्ताओं के बाद ये सिक्के जो है उस कोटि के नहीं रहे। वही मैं आपको कहता कि गुप्ताओं के काल में जो इन धातुओं के कॉइन्स थे उनकी क्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली, जो मैंने आपको उदाहरण दिया करता कि गोल्ड कॉइन है तो कुछ कोटि का गोल्ड होता था बिल्कुल खालिस, सिल्वर है उसका भी वही स्तर होता था, तांबा है ये जो भी है उसका वही स्तर होता था। ये डिपेंड इस बात पर करता था कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है और आप कितना उन चीज़ों पर आप उनको ऑर्गेनाइज वे में आप बनाएंगे। गुप्ताओं के बाद और गुप्ताओं से पहले ये चीज़ हमको भी नज़र नहीं आती। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि गुप्ताओं के ये यही पूछ रहा है कि ये मतलब ये बात बता रहा है कि गुप्ताओं के काल में ये कॉइन्स, ये न्यूमिस्मेटिक सबसे उच्च कोटि का था, बाद में ये उस कोटि का नहीं रहा। इसके लिए 3 फैक्टर और रिस्पॉन्सिबल हैं। नंबर 1 पॉलिटिकल फैक्टर, जब तक पॉलिटिकली आप स्ट्रांग नहीं होंगे उस वक्त तक आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं। आज की डेट में भी इवन इस मॉडर्न इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो अगर आपके अंदर पॉलिटिकल स्किल नहीं है कि आपके काम इस प्रकार से, मैं इसका उदाहरण दूंगा, पाकिस्तान हमेशा उनकी डेमोक्रेसी है लेकिन उनकी डेमोक्रेसी बहुत कमजोर है, कभी फौज आ जाती है कभी कोई आता है। उनकी इसको बंद करना, उनके वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी उसकी करेंसी की वो वैल्यू नहीं है, उनकी इकोनॉमी उसी पर डिपेंड करती है। इंडिया उसके पैरेलल आप देखेंगे कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा हम पॉलिटिकल स्ट्रेंथ रखते हैं, हमारी इसीलिए हमारी करेंसी की वैल्यू उनसे ज़्यादा है। लेकिन ये सिर्फ इसी पर डिपेंड नहीं करता है, जब पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होगी नहीं तो मॉडर्न एज में बहुत सारी हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ गई है। यानी गांव
पहले ये होता था ना कि जिस जगह जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वहीं पे सस्ती मिलती थी, दूसरी जगह वो चीज़ महंगी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मलियाबाद नाम जितना मलियाबाद में हो सकता है उतना ही आपको हमें रामपुर में भी मिल जाता है, जो ग्लोबल सब चीज़ हो गई है। उस काल में ऐसा नहीं था। गुप्त काल की अगर आप बात करेंगे, गुप्त काल में ऐसा नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने पॉलिटिकल अपनी स्ट्रेंथ के कारण क्या क्या था, जो ट्रेड एंड कॉमर्स था उस पर कंट्रोल रखा था। ट्रेड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कुछ के काल में कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो इन्वर्स नहीं था, वो इन्वर्स था, वो नहीं था, एडवर्स नहीं था। यानी क्या होता है कि एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होता है और इम्पोर्ट कम होता है तो ये आपका फेवरेबल होगा, अगेंस्ट होगा, फेवरेबल होता है। लेकिन जब आप क्या करें, चीज़ें ज़्यादा मंगाएं और इम्पोर्ट कम करें तो ये क्या होगा, ये आपका अगेंस्ट होगा। गुप्ता काल में जो हमारा ट्रेड था, जो ट्रेड एंड कॉमर्स था, वो फेवरेबल ट्रेड एंड कॉमर्स था, जिसमें हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे और इम्पोर्ट कम करते थे। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो इस बात पर निर्धारण करती हैं कि आपके सिक्कों की, आपके कॉइन्स की क्या वैल्यू होगी इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल मार्केट में। ये एक्जैक्टली इसलिए यही बात कही है जो मैंने देखी क्या कि गुप्ता काल में जिस उच्च कोटि के सिक्के थे, जो न्यूमिस्मेटिक उनका सिस्टम था, वो उनके बाद में हमें नहीं मिलता। वो डिपेंड इस बात पर करता है कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कैसी है, आप किस प्रकार से ट्रेड एंड कॉमर्स को कंट्रोल करते हैं, कि फेवरेबल है कि अगेंस्ट है, आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये सारी चीज़ें उस काल में। और आज तो फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें हम लोग शामिल कर चुके हैं। तो गुप्ता काल के, मैंने अगर आपको याद हो, जब गोल्ड को उसको क्यों कहा जाता है गोल्डन एज बताया था, उस पॉइंट उसमें ये पॉइंट बताया था कि गुप्त काल में गोल्ड कॉइन्स और उच्च कोटि के कॉइन्स हमें सबसे ज़्यादा नजर आते हैं। इसीलिए ये वन ऑफ द फैक्टर है किस चीज़ का, उसके गोल्डन एज में। और सारी चीज़ें भी उसमें ये भी इवन जब शाहजहाँ की गोल्डन एज आप पढ़ेंगे मेडिवल एज में, तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो इतने मिलेनियर्स के करा दिए, कंस्ट्रक्शन करा दिए, ताजमहल से लेके और किले तक बनवा दिए, तो आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत थी उसी आधार पर है। उस वक्त ये जीडीपी, व्हाट्सएप पे बहुत आता है कि जीडीपी, उस जमाने में जीडीपी सिस्टम ही नहीं था। लेकिन जिन चीज़ों पर जीडीपी या नेशनल इनकम नापी जाती है, यहाँ की जाती है, उन चीज़ों को जब हम उस पीरियड में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारे प्लस पॉइंट है। गाँव के काल में एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें जो जिन पर जीडीपी आधारित होती है वो हमें बेहतर नजर आता है। इसीलिए उनका सारा सिस्टम जो था वो कुछ हो, ठीक है। चलिए वापस आइए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको चोल, चेर और पांडे, ये हमारे 3 राज्य थे। इनका थोड़ा सा आप एक वो भी समझ लीजिए, यानी पांडे जो थे वो साउथ ईस्ट में, पांड्या राज्य था वो कहाँ था, साउथ ईस्ट में था। इसी प्रकार से जो चोल थे वो नॉर्थ ईस्ट में थे, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हुआ, ये कौन थे, चोल राज्य था। उसके बाद चेर जो थे वो साउथ वेस्ट, ये इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। थोड़ा सा इनके बारे में आप यानी ये जो राज्य थे, इन राज्यों के बारे में थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चेर राज्य, इसका जो पहला महत्वपूर्ण शासक था उदयन चेर, ये इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर था, जो उसके अनुसार सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड सेंचुरी और कुछ के गेस 130 ईस्वी 130 एडी के आसपास जिसने अपने आप को अपनी राजनीतिक स्थिति को उसने दृढ़ बनाया था। इसका हाँ, इसके बारे में ये याद रखिएगा, इसका संबंध महाभारत से भी जोड़ा जाता है। अजीब वो है, कहते हैं कि इसने जो है वो महाभारत के
जितने योद्धा थे उन तमाम योद्धाओं को इसने क्या किया था, इसे भोजन कराया था। एक ये भी माना जाता है, लेकिन जाहिर है कि काल्पनिक है, इसको हमारे इतिहास नहीं मानता है, लेकिन इसका नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसके बाद जो बैठा करते थे उदयन जनरल के बाद, वो बैठा नेदुन जनरल। एडी ईसी, एडी ईसी, ये जो चल रहा है ये 2022 एडी है, और वो क्या कहलाता है, वो बीसी कहलाता है, वो बिफोर क्राइस्ट या बीसी कहलाता है। नहीं, आफ्टर डेथ नहीं है इसके लिए, इसका जो शब्द आता है आफ्टर डोमेन, आफ्टर डोमेन। सर आफ्टर डोमिनियन मतलब सर ईसा मसीह के जन्म की सदी जो होती है उसके निकट वाली सदी। यस, मैं कहता हूँ ये असल में देखिए, एक बात ये भी याद रखो कि हमेशा जो रूलिंग होता है ना, जिसकी सत्ता होती है उसी के अकॉर्डिंग सब चलता है। जब ग्रीक थे, ग्रीक का था, तो रोमन्स थे, क्रिश्चियन जो कि सबसे ज़्यादा उन्होंने डेवलप हुए सबसे पहले, तो क्रिश्चियन एरा। अब आप पूरी दुनिया में देखिए कि क्रिश्चियन एरा ये संडे पूरी दुनिया में ही संडे हॉलीडे होता है, चाहे वो कोई इस्लामी मुल्क हो या बाहर। जबकि हर कंट्री के, हर सभ्यता की अपनी अलग अलग कुछ न कुछ उसकी परंपराएं होती हैं, उसकी धार्मिक संस्कृति होती है। लेकिन क्रिश्चियन एरा अब इंटरनेशनल एक्सेप्ट कर लिया गया है, संडे इंटरनेशनल एक्सेप्ट कर लिया गया है, सब चीज़ें ये जाएंगे। तो ये शायद तुम लोगों को बताया भी था, पढ़ाया था कि बेसिकली ये जीसस क्राइस्ट हैं, इनसे पहले ये बीसी है और इनके बाद ये एडी, इनके बाद ये एडी है। इसीलिए मैं एक बार क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक व्यक्ति है वो 100 बीसी में पैदा हुआ, एक व्यक्ति 200 बीसी में पैदा हुआ, एक व्यक्ति 100 एडी में पैदा हुआ और एक व्यक्ति 200 एडी में पैदा हुआ। तो इनमें क्रम रही सबसे बड़ा कौन सा होगा, उससे छोटा कौन सा होगा? 200 एडी वाला है, 200 बीसी वाला और सबसे छोटा? सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा है 200 बीसी वाला सबसे छोटा होगा। यानी तो भाई बेसिक चीज़ है। 200 बीसी वाला सबसे छोटा होगा, 200 बीसी वाला सबसे छोटा होगा। यस, 200 बीसी का सबसे बड़ा होगा और 200 एडी का सबसे छोटा होगा। क्रम मैंने कहा ना, देखिए पहले आइए 100, 200 साल पहले, 300 साल पहले आइए 100, बाद में 200, 300, तो इधर पुराना होता गया ना, तो 200 सबसे बड़ा हो गया, सबसे पुराना हो गया। यहाँ 200 बाद तो हुआ, तो पुराना। ये नहीं तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनको तो मैं पहले दिन ये उल्टा क्रम चलता है, बिफोर क्राइस्ट जब आपने पता नहीं तुम लोगों को पुराने ज़माने में जो पुरानी औरतें होती थी ना, वो कैसे घटनाओं को याद करती थी कि कोई बच्चा कब, अरे बोले मुन्ना जब पैदा हुआ था जब फला के इलेक्शन हुए थे, उससे बात करती है, घटनाओं पर आधारित होती है। पहले जो तिथियाँ होती थी, यहाँ पे जो मेन घटना मान ली गई है वो जीसस क्राइस्ट को मान लिया गया है। इसके ये तो मतलब मैं भी समझता था कि सबको क्लियर होगी ये बात, इसमें कोई वो नहीं है, क्लियर है ना, क्लियर है इसमें। इसके चक्कर में और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, उदयन जनरल के बाद जो बैठा वो बैठा था नेदुन जनरल। ये जो नेदुन जनरल था, जो उसका बेटा था, उदयन जनरल का बेटा था, नेदुन जनरल था। इसके बारे में एक डेट दी जाती है आमतौर पर, लेकिन वो 155 एडी 155 ईस्वी मानी जाती है। इसमें सबसे पहले अधिराज की उपाधि ग्रहण, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये उपाधियां ग्रहण करने का क्या अंतर, क्या फर्क पड़ता है, क्या चीज़ होती है। देखिए ऐसा है कि कोई भी छोटा राजा बड़ी उपाधि ग्रहण नहीं करता था। जब अपनी पोजीशन मजबूत कर लेता था, आसपास जब अपना समय स्थापित कर लेता था, उसके बाद ही वो कोई बड़ी उपाधि ग्रहण करता था।
इसके बारे में कहते हैं कि इसके बारे में लिखेगा कि चोल शासक के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया था। हाँ, लेकिन ये बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन आपके पास इसके बारे में कुछ सोर्सेज में है ये बात कि चोल शासक के साथ युद्ध करते में मारा गया। इसके बाद जो है इसके साम्राज्य को जो इसका विस्तार किया उसमें था शेन गुटवन। ये इसका बेटा था, शेन गुटवन जो था इसका बेटा था। लेकिन कहते हैं कि इसके साथ साथ 180 ईस्वी में कहते हैं कि इसके साथ साथ इससे जो था वो इसका भाई कटवन, यानी इसका चाचा कटवन, इसने भी साम्राज्य विस्तार में इसको सपोर्ट किया था। यानी चेन साम्राज्य का जो विस्तार रहा उसके सपोर्ट इसने भी किया। ये सारी चीजें जो हमें मिलती हैं, ये सारी जानकारी ये हमें जो मिलती है किस आधार पर मिलती है? संगम साहित्य और स्रोतों के आधार पर। जिसने जो स्रोत तो है संगम साहित्य, संगम साहित्य क्या है? स्रोत है, यानी जो मेन हमारे सोर्सेज हैं वो यही संगम के स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था, अभी लिखा भी दूंगा बाद में, कि कुछ दूसरा लिटरेचर भी हमें कहीं कहीं, जैसे मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र में क्या लिखा था? मदुरई के बारे में लिखा था कि मदुरई जो है वो मोतियों के लिए और कुछ कपड़ों के व्यापार के लिए बड़ा केंद्र थी। तो ये हमें डिफरेंट जानकारी डिफरेंट सोर्सेज से मिली है, लेकिन ये जो मेन जानकारी हमारी आधारित किस पर है? संगम साहित्य पर। शेनगुट जो है इसके बारे में जैसा एक बात और इम्पोर्टेंट लिखिए कि ये कवि था संगम पीरियड का, संगम साहित्य का। इसने इसकी बहुत प्रशंसा की है। इससे हमें ज्ञात होता है कि इसके शासनकाल में नौसेना एक मजबूत नौसेना रखता था। आपको मालूम है कि अंग्रेजों का भारत पर अधिकार और मुगलों का बाहर होना, उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किस चीज़ का है? नौसेना का। नौसेना मुगल्स ने या भारतीयों ने नौसेना पर कभी बहुत ध्यान नहीं दिया। तो प्रण इसके बारे में इस कविताओं से जानकारी मिलती है क्या है कि इसकी नौसेना एक बहुत शक्तिशाली और मजबूत नौसेना थी। इसके शासनकाल में दक्षिणी भारत में पहले चेर में, फिर बाद में चोल और पांड्य शासकों में भी एक पूजा, पत्नी पूजा आरंभ हुई। इसको किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? शेन गुटवन की, यस शेन गुटवन की। ये साहित्य का खुद भी बड़ा संरक्षक था, साहित्य और कला का ये बड़ा संरक्षक था। इस पीरियड में ये अपने वंश का शायद सबसे बड़ा साहित्य कला का में इंटरेस्ट रखने वाला था। इस सब की बड़ी जानकारी जो है वो हमें किससे मिल रही है? प्राण जो है इसकी कविताओं से हमें ये जानकारी मिल रही है। इसके बाद संगठन के बाद जो है इनकी शाखा बढ़ गई। हो हमेशा से होता है कि ग्रेजुएट हो जाता है, दो भाई दावेदार हो गए, तीसरा चाचा आ गया। इनके अंदर जो है वो ये आज भी चलता है पॉलिटिकल पार्टी में, समाजवादी में खासतौर से हुआ कि चाचा और भतीजे में फिर हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इससे इनकी पावर कमजोर होती चली गई, इनका डाउनफॉल, इनका पतन आरंभ हो गया। इसमें जो चीज़ होती है उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप नाम लिख लीजिए। अंदुमन दाही, अंदुमन और वाली आदम। ये डिफरेंट शासक हुए किसके बाद? शेन गुटवन के बाद। ये जो उनके शासकों के नाम थे। इनके बाद ये इसमें ये जो पोजीशन है ये क्या हुआ कि पैरेलल थे, एक हिस्से पर एक कर रहा है, दूसरे हिस्से पर दूसरा कर रहा है, यानी जो यूनिटी थी वो इनकी यूनिटी खत्म हो गई। और इसका जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक है वो है पुडक्को।
पुटक्को इलंजेराल। पुटक्को इलंजेराल जो है वो अंतिम महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि इसके बाद हमें एक नाम और मिलता है सेय्ये। कुछ किताबों में इसका नाम आपको शाह से नहीं लिखा मिलेगा, ये वही मैंने बताया लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है उसके कारण है। तो शय्ये, कहीं शय्ये, कहीं शयी, कहीं सेय्ये, ये इसका पीरियड आमतौर पर इतिहासकार 210 ईस्वी या एडी मानते हैं। ये जो था सेय्ये, इसको समकालीन जो पांड्य शासक था लेंडू जेलिन, बोलो क्या? अच्छा बाहर बोलो। लेंडू जेलिन, इसने इसको परास्त किया और उसके बाद इसके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से ये जो चेर राज्य था इसकी स्वाधीनता समाप्त हो गई। ये जो कुछ भी जानकारी है ये हमें इन कविताओं के द्वारा मिली है, कोई दूसरी सोर्सेस। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका पीरियड का है वो है चोल राज्य। अंग्रेजी में चोला लिखा जाता है, CHOLA। इसमें जिसका महत्वपूर्ण है वो करिकाल है। अंग्रेजी में हालांकि जनरली एक ही आ के साथ लिख दिया जाता है, करिकल भी पढ़ सकते हैं, करिकाल। ये कहते हैं कि 190 ईस्वी के आसपास बैठा। कहते हैं कि ये बड़ा यंग एज बना था, इसके शत्रुओं ने जो है इसको बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया, लेकिन इस प्रकार से निकल भागा, इसके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और इसने अपनी वीरता और अपनी योग्यता से उसने दोबारा सब चीज़ों पर अधिकार अपना स्थापित कर लिया था। कहते हैं इसका जो इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है वो वेणी तंजौर स्थान है। वेणी तंजौर के समीप इसने पांड्य राजा प्लस 11 सामंतों को, उनका पूरा एक संघ था, उसको इसने पराजित किया। दक्षिणी भारत के बड़े महत्वपूर्ण युद्धों में से ये युद्ध है। वेणी, हाँ, तंजौर के पास, आधुनिक तंजौर है, उसके पास पांड्य राजा और उसके साथ 11 सामंतों का एक संघ का ग्रुप था। उन सबको मिलकर इसने अकेले ने पराजित किया था, जिसने इसकी शक्ति और इसके साम्राज्य के विस्तार किया। इसके अतिरिक्त इसने एक और युद्ध किया, कहते हैं कि जिसमें इसने 9 शत्रु राजाओं को एक साथ पराजित किया। दक्षिणी भारत के इतिहास में इस कंबाइन के इस स्तर के युद्ध कम मिलेंगे कि जिसमें किसी ने एक संयुक्त शक्ति को परास्त किया। इसके बारे में माना जाता है करके कि संपूर्ण जो तमिल प्रदेश था उसके ऊपर इसने अपना अधिकार कर लिया था और अपने समय का ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा था इन तीनों में दक्षिण भारत के अंदर। इसलिए ये हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि किसी भी शासक की ग्रेटनेस केवल उसके युद्ध या उसके साम्राज्य विस्तार पर नहीं होती, बल्कि उसके दूसरे चीजें भी थी। उसमें इसके कहते हैं कि इसने लोकहित कार्य भी बहुत बड़े स्तर पर किए थे। इसने पूरी सिंचाई की व्यवस्था की, कृषि भूमि में वृद्धि की। कृषि भूमि में वृद्धि कैसे होती है? जो खाली पड़ी है जमीनें उनको फ्री में देना, जॉब उस पर खेती करो, पहले तो बाद में मतलब तो लगा दिया जाता है, टैक्स लिया जाता है हमेशा। एग्रीकल्चर का टैक्स और व्यापार दोनों टैक्स लिए जाते थे। तो क्या करते थे, इसने क्या किया था कि पहले मोटिवेशन के तौर पर फ्री नहीं किया और फिर जब वो उपजाऊ हो जाती थी, खेती होने लगती थी, बाद में उनको टैक्स किया। तो इसके कारण में कहते हैं कि एक बड़ी संख्या में उस लैंड की वृद्धि हुई जिस पर खेती की जाती थी। इसके अतिरिक्त इसने ट्रेड एंड कॉमर्स, उत्पादन पर भी और उसके व्यापार पर भी बहुत प्रोत्साहन दिया। इसके शासनकाल में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड जो था वो बड़े स्तर पर देखा जाता है।
ये याद रखिएगा कि ये हम 3 राज्य पढ़ रहे हैं, ये 3 राज्य, इनकी तुलना आप उनसे मत कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्ता से, मौर्य और गुप्ताओं से, इसलिए कि वो बड़े विशाल साम्राज्य थे। वो क्या थे? साम्राज्य थे। साम्राज्य और राज्य में वही अंतर है जो बड़े और छोटे में होता है। वो साम्राज्य थे, ये राज्य थे। एक राज्य ये वही अंतर है कि जैसे आप कहें कि अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा आप कहें कि टीपू सुल्तान या मराठे या कोई भी। ये रीजनल स्टेट थी, क्षेत्रीय राज्य थे। इनके पास वो पावर, वो साधन, वो रिसोर्सेज नहीं होते थे। लेकिन इन रीजनल स्टेट्स में होने बाद भी करिकल के बारे में ये माना जाता है कि इसने एक साम्राज्य के शासक की भांति अपने राज्य में इसने वो सारे काम विकास के किए थे। मैंने पिछले में बताया था कि वो पुराण था जिसने, इसके बारे में कहते हैं कि इस संगम साहित्य की बहुत सारी कविताओं में और बहुत सारे कवियों ने इसकी प्रेस की है, इसकी प्रशंसा की है, इसके डिफरेंट कार्यों को उन्होंने बड़ा सराहा है। क्या कहते हैं उसे? यशगाथा। यशगाथा जो है वो इसकी बहुत सारे कविताओं में हमें मिलती है। उन कविताओं के आधार पर ये पता चलता है कि इसने केवल राजनीति में नहीं बल्कि इसने जनरल एप्लीकेशन के भी बहुत सारे काम किए थे। ये ब्राह्मण मत का अनुयायी था और इसी को इसने राज्य संरक्षण दिया था। इसने विद्वानों को संरक्षा दी और उनको पारितोषिक भी देता था। जैसे आपका ना आजकल फेलोशिप दी जाती है बहुत सी, तो उनको इसने फेलोशिप देता था। और ज़ाहिर विद्वान कौन थे? ये संगम साहित्य वाले जुड़े थे। और अब जाहिर है कि आप मुझे फेलोशिप दे रहे हैं और जब मैं आपके बारे में लिखूंगा तो अच्छा लिखूंगा। और सोने में सुहागा कि इसने वो काम किए भी थे। इसके शासनकाल में साहित्य में भी और जनरल एप्लीकेशन में भी, दोनों में इसका नाम माना जाता है। इसके अलावा देखिए इसने जो कावेरी नदी है उस पर बांध बनाया। कावेरी नदी पर इसने बांध बनाया और उससे बहुत सारी नहरों का निर्माण किया इसने। किसकी बात कर रहे हैं? कारीगर। इसने बांध बनाया और उनसे नहरें निकाली। इसको संगीत के 7 सुरों का विशेषज्ञ भी कहा जाता है। और किसने कहा है वो लिखिए, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने एक बार देखा था। अब मुश्किल सा नाम है, परे नानू पाले। ये हाँ, ये कौन था? ये कवि था नूरू पागला। इसने कहा है किसको? कारिकल को 7 सुरों का बादशाह, 7 सुरों का विशेषज्ञ कहा है इसको। इसके बारे में ये भी आप देख लीजिए पड़ेगा। इसने वैदिक यज्ञ कराए। वैदिक यज्ञ में क्या हुआ? जो वैदिक काल में हुआ करते थे, यानी जो वैदिक काल में जो उस जमाने में यज्ञ होते, यानी जो वेदों के अनुसार थे वो यज्ञ इसने कराए। कराइकल के पश्चात इनकी भी शाखाओं में बढ़ गए। कौन? जो ये जो चोल थे, इसके 2 बेटे थे, नलंगिल्ली और नेडुना गिल्ली। नेडुना गिल्ली, क्या नाम है सर? नलंगिल्ली और नेडुना गिल्ली। नेडुना गिल्ली, इन 2 शाखाओं ने पैरेलल शासन किया इसके 2 बेटों के वंशों में। यानी बाप के बाद इन दोनों बेटों में क्या हुआ? या तो साम्राज्य बढ़ गया या जिसने जिस जगह पर अधिकार कर लिया वो एक दूसरे को परास्त नहीं कर पाए और 2 एक साथ ये शाखाएं चलती रही। परंतु इनका जो युद्ध था वो युद्ध समाप्त नहीं हुआ और अंत में कहते हैं कि जो नेडुनगिल्ली था ये मारा गया। जो नेडुनगिल्ली था ये मारा गया। इसके बाद इनकी शक्ति बिल्कुल
क्षीण हो गई। और उसके बाद जो छोटे छोटे इसी वंश के जो राजा हुए उनके केवल 2-3 के आप नाम लिख लीजिए। कलिबल्लन, उरैयूर, जिसने उरैयूर में जो है जो राजधानी स्थान, ये इसका एक अंतिम एक तरह से कहिएगा कि महत्वपूर्ण नाम इसमें हमें मिलता है। इसका इसके बारे में इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज पर है वो ये है कि इसने चेरों को हराया था। अंतिम इस वंश में जो महत्वपूर्ण विजय किसी ने प्राप्त की वो इस कलिबल्लों ने प्राप्त की कि जिसने क्या क्या चेरों को हराया था और उनकी राजधानी पर इसने अधिकार कर लिया था। थर्ड और फोर्थ शताब्दी तक, थर्ड और फोर्थ शताब्दी का क्या हुआ? थर्ड शताब्दी कब से आरंभ होती है? 201 से और 300 तक, और 301 से 34। तो कहते हैं कि थर्ड और फोर्थ शताब्दी तक इन्होंने किसी न किसी रूप में शासन किया, ठीक किया। उसके बाद जो है इनका अंत हो गया। और उसके बाद फिर ये लिख लीजिएगा कि 9th सेंचुरी में इनका दोबारा होता है। 9th सेंचुरी में इनका दोबारा उदय हुआ। कहते विजयालय था जिसने 9th सेंचुरी में इस वंश को दोबारा उन्नति प्रदान। अब तो आगे बढ़ेंगे, सब यही चल रहा है। अब बीसी पुराण बात खत्म हो गई, बीसी की बारी की वो पुरानी हो गई, अब एडी की चल रही है। यानी थर्ड और फोर्थ शताब्दी तक इसका अंत हो गया इस वंश का। उसके बाद कई सौ साल बाद, 400-500 साल के बाद इनका दोबारा उदय था। लेकिन ये जो दोबारा उदय से हमारा संबंध नहीं है, क्योंकि संगम साहित्य का संबंध केवल इसी पोर्शन तक है। इसलिए इसको इस बात को समझ लीजिए। अब आइए उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पांडे। वैदिक कल्चर, आर्यन कल्चर जो है हमारा उत्तरी भारत का, इसको दक्षिणी भारत में किसने इंट्रोड्यूस कराया था? यस, अगस्त्य ने। उसी में इसका सारा श्रेय। पांडे के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल और भी, जैसे इनके बारे में हमें महत्वपूर्ण पहला इनकी जो चर्चा मिलती है वो जो अष्टाध्याय। अष्टाध्याय किसकी है? यस, पाणि की जो अष्टाध्याय है, उस अष्टाध्याय में इनके हमें पांड्यों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त मेगिस्तीनीज की इंडिका में भी पांड्यों के बारे में हमें चर्चा मिलती है। हाँ, वो उसमें भी पांड्यों की चर्चा हुई है, एक मेगिस्तीनीज में भी हुई है। उसके अलावा कात्यायन की वार्तिक है, उसमें भी है। और चौथा मैंने अभी बताया था कि चाणक्य की अर्थशास्त्र में भी है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में मैंने आपको बताया था ना कि मदुरई का उल्लेख है, जिसके बारे में उसने लिखा है चाणक्य ने कि मोतियों का और उच्च वस्त्रों का वो क्या था? केंद्र था। उत्पादन का भी और ट्रेड का भी, व्यापार भी और उत्पादन भी। ये किसने लिखा है? चाणक्य ने। इसके जो महत्वपूर्ण शासक है उसमें पहला नाम है नोडियान। दूसरा है बलशाला। उसके बारे में सबसे महत्व है वो है नेंटुजेलियन। ये सबसे महत्वपूर्ण है इस पांडवों में। इसने सबसे ज्यादा विजय प्राप्त की थी पांडवों में। ये असल में देखो ये तामिल शब्द हैं और उससे संबंधित चीजें शब्द हैं। इनको तो मैंने कहा ना, इसमें कंफ्यूज बहुत ज्यादा मत हो। इसने अनेक शब्दों को प्रयास किया और चेर शासक को इसी ने बंदी बनाया था। ये मैंने अभी से पहले लिखवा भी दिया है। चेर शासक को इसने बंदी बनाया था। इसके काल में यानी ये अलग वंश है, ये उस वंश की बात नहीं हो रही, कारगिल की।
पलशाला। इसके शासनकाल में, जिलेटिन के शासनकाल में पांड्यों ने कृषि में और कॉमर्स में दोनों में उन्नति की थी। इसके अतिरिक्त पांड्यों में एक और चीज बहुत है, एक किताब का नाम, उस रचना का नाम कई बार आया, मैंने बताया था, पत्तू पत्तू भी लिखा होगा, पत्ता पत्तू भी लिखा होता है, कल भी बताया पत्ता पत्तू। उसमें एक कविता है, उस कविता है इसमें एक शासक का नाम दिया है नलियकोडन। नलियकोडन जो 275 AD में शासक था। इस परंपरा के अनुसार इसने राज्य का विस्तार किया और अपनी जनता के लिए बहुत से लोकहित के कार्य इसने किए थे। और इसके बाद जो है वो तमिल प्रदेश का या पांड्यों का पतन आरंभ हुआ। इस कविता के अनुसार पांड्यों का पतन कहाँ से आरंभ हुआ? इसके शासन काल से। और ये भी यानी 275 यानी कौन सी शताब्दी हुई है? 3rd शताब्दी हुई, 3री शताब्दी। यहाँ पर इनका पतन हो गया, फिर 7वीं शताब्दी में इनका दोबारा हो गया, उससे हमें यहाँ कोई संबंध नहीं है। ये भी 3री शताब्दी में। हम क्यों समाप्त कर रहे हैं 3री शताब्दी पर? इसलिए कि हमारा संगम साहित्य जो है उसके पीरियड मैंने बताया था आपको, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो इन राज्यों से ज़्यादा हमारा संगम साहित्य पर है। हम इनके बारे में जो कुछ भी जान रहे हैं वो संगम साहित्य के आधार के ऊपर हम जान रहे हैं, उसमें जिनका वर्णन हुआ है। अब आइए इसके बारे में थोड़ी सी जनरल बातें जो बहुत होती है। सर ऐसा कहीं दिखा गया इनका प्रतीक चिन्ह मछली। हाँ वो भी बता रहा हूँ, मछली, बाघ, टाइगर, वो भी आ रहा है तो क्यों ये लोग ऐसा वो- प्रतीक रखते हैं? तो हमने कमल के फूल को क्यों माना अपना? क्यों? इस क्यों का क्या जवाब है? मेरा नाम मंसूर रख दिया, मेरे पापा ने रख दिया था। अब उस जमाने में देखिए जिसके हाथ में पावर होती है अपने हिसाब से करेगा ना, परिवार में। एक का मछली था, एक का टाइगर था, एक का अलग अलग थे, तीनों में। तो क्या है, बल्कि मैं हमारा जो है मैंने शायद बताया हो आपको, देखिए कैसे इसको किसी अदरवाइज नहीं, हिस्टोरिकल फैक्ट है। जब इंडिया आज़ाद हो गया 1947 में, तो पहला बार ये हुआ कि ये इसकी राष्ट्रभाषा क्या होगी, भारत की राजभाषा क्या होगी। पार्लियामेंट में पहली पार्लियामेंट थी, उसमें उर्दू और हिंदी दोनों का नाम है, दोनों पर वोटिंग हुई। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, कहीं को नहीं है किसी का। दोनों को बराबर वोट मिले, इक्वल वोट मिले, किसे? हिंदी को भी और उर्दू को भी। जाहिर है उसमें इतने मुसलमान नहीं थे कि हिंदुओं ने भी जाने वोट उर्दू को दिया। फिर स्पीकर जो था उस वक्त, मेरी याददाश्त में मेमोरी तुम्हारी तरह हो गई थी, वो स्पीकर का जो कास्टिंग वोट था उसने हिंदी के फेवर में दिया, तो हिंदी राजभाषा। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये कोई वो नहीं है कि किसी ने कहानी लिख दी, ये फैक्ट है कि पार्लियामेंट में डिबेट हुई और इस पर वोटिंग हुई और इक्वल वोट पड़े। जितने पार्लियामेंट के 200 के फर्स्ट पार्लियामेंट के मेंबर थे, हिंदी और उर्दू को बराबर। और तब डिसिसिव वोट किसका हुआ? स्पीकर का डिसिसिव वोट हुआ है उस हिंदी। वो तो धीरे धीरे होकर अब आगे उर्दू केवल एक मुसलमानों की जबान बनती है, बल्कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उर्दू का ये कंट्रीब्यूशन हिंदुओं का ज़्यादा है, बहुत है। उर्दू के सारे उत्थान में सारे उसके हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन है। इन्हीं राजनीति में भी उर्दू में बड़े बड़े नाम हिंदू नाम। मैं तो अक्सर ये बात कहता था कि कोई भी अपनी अच्छी चीज़ छोड़ता नहीं है, बल्कि दूसरी की अच्छी चीज़ पर कब्जा करते हैं। मुझे मेरा हिंदू दोस्तों को कहता बड़े विस्मय था कि हिंदू जो उर्दू को जो उनकी चीज़ें जो उन्होंने सबसे ज़्यादा जिन्होंने परेशान किया होता है वो से कहते हैं कि अभी हमारी भाषा ये पॉलिटिकल इम्पीडियमेंट्स होते हैं। यानी पार्टीशन और आज़ादी तक ऐसा नहीं था। वो उर्दू जो थी वो हिंदी के पैरेलल खड़ी थी, बराबर खड़ी थी। ये ऐसे ही है कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जीत जाता, हिटलर जीत जाता, तो मालूम में क्या होता? ये सब अंग्रेजी में नहीं, सब जर्मनी में पढ़ रहे होते। हम सब हमारी इंग्लैंड भाषा जर्मनी होती है। अगर हिटलर जीत गया होता तो क्या होता है? सत्ता जो है बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती है, तय करती है। ये हिस्ट्री में इसीलिए तो हिस्ट्री में कंट्रोवर्सी बहुत होती है। चलो यार कोई बात नहीं होती, आइए कुछ शासन प्रणाली समझ लो। देखिए अरे यार कुछ सब सुन लो।
लिख लो इसे अमियान। बल्कि इससे ज्यादा इसलिए जो शब्द यूज किया जाता रहा है वो अमियाचन भी करा जाता है, वो ज्यादा मिलेगा आपको किताबों में। अमियाचन किसे कहते थे? मंत्री के मंत्री के लिए शब्द। पुरोहित, ये तो खैर समझ लेंगे आप, पुरोहित के लिए यूज होता था। सेनापति क्या है? किसको कहते थे? सेनापति। दूतक राजदूत के लिए यूज होता था। ऐसी अरोड़ा, संगम साहित्य के काल में दक्षिणी भारत के तमिल प्रदेशों में जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम था, उस पॉलिटिकल सिस्टम में ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी। इनके समाज मिलेंगे, इनके समाज में सबसे उच्च स्थान कवियों को प्राप्त था। शासक वर्ग जो था वो कवियों को बहुत ऊंचा मानता था और ऊंचा वर्ग उनको प्राप्त था। आज तो कभी ऐसी करते होते हैं बेचारे, लेकिन उस वक्त कवियों को बहुत ऊंचा। और ये सब मैंने बताया भी था आपको कि इन सबको फेलोशिप दी जाती थी, पारितोषिक दिया जाता था। यानी इनको पेट भरने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना होता था। ये घर बैठकर अपनी कविताएं, अपना साहित्य तैयार करते रहे। राज्य की इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इनको क्या करें, इनका पालन पोषण करें और इनको बहुत अच्छा वेतन नहीं कहेंगे उसको फेलोशिप और वेतन में क्या अंतर होता है? फेलोशिप में मंथली आती है, जीआरएफ क्वालिफाई करो तो पीएचडी में सब मंथली आएगी। वेतन के बदले में आपको काम, फेलोशिप के बदले में तो काम करना होता है, करते हैं। फेलोशिप ऑनरी होती है, फेलोशिप और आपका अधिकार नहीं है। तो ये जो था, ये इनको कवियों को क्या देते थे? फेलोशिप दिए जाती थी बड़ी संख्या में। ऐसी इस सोसाइटी में एक जाति थी मरवा या मरमा करके भी उसके नाम होता है। इनकी एक प्रथा थी, वो प्रथा कहलाती थी वेच्ची। ये शब्द याद रखिएगा, वेच्ची क्या थी? प्रथा थी। वेच्ची किस जाति में प्रथा थी? मरवा जाति में प्रथा। इसमें क्या था? इस प्रथा के अनुसार आप दुश्मन की जमीन, दुश्मन के पशु, दुश्मन की स्त्रियां, सब पे आप जबरदस्ती अधिकार कर सकते हैं। शक्ति वो लीगली जायज था इस वेच्ची प्रथा के अनुसार। ये कॉमन नहीं थी, केवल एक मरवा जाति थी, उस मरवा जाति में ये प्रथा पाई जाती थी कि आप दुश्मन के सामान के ऊपर आप अधिकार जबरदस्ती कर सकते हैं, लूट मार कर सकते हैं। लेकिन लूट मार सब उसमें, उसके लिए आप मार सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ये प्रथा थी। ये मैंने बताया चुका हूँ कि उनकी बंदरगाहों पे जो एक शब्द का बताया था मैंने आपको, यमन अरब यात्री जो थे वो बड़ी संख्या में आया करते थे। कुछ शब्द और हैं उनके लिए, जो चेती, छोटे व्यापारी, संपन्न कृषक, यानी अच्छी बड़े किसान, बड़े जमींदार टाइप के किसान होते थे, उनको बल्लाल कहा जाता था। और ये जो बल्लाल होते थे, ये इसमें ये सेना में भर्ती किए जाते थे, ये सेना में भर्ती किए जाते थे और इनको बड़ी बड़ी उपाधियां मिलती थी। जैसे चोल शासक जो थे वो इनको उपाधि देते थे अर्शु एंड वेल, यानी ये दो उपाधियां हैं। ये किसको मिलती थी? उन बल्लालों को मिलती थी जो चोल सेना में भर्ती थी। बल्लाल बेसिकली क्या थे?
कृषक थे, बड़े कृषक, ऐसे कि जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होती थी और ये सेना में भी भर्ती किए जाते थे और इनको सेना में उपाधि, ये इनको उपाधि कौन देता था? चोल 2% किए जाते थे। पांडे जो थे वो इनको क्या देते थे? वो देते थे इनको काबिदी। ये काबिदी दोनों मिलेगा आपको। असल में हिंदी में वाह और वाह का कंसेप्ट थोड़ा सा वही है, वाजपेयी सब वही है। ये इनको पांडे राज्य में मिलता था, उपाधि उनको मिलती थी। ये जो यज्ञ मैंने आपको बताया था ना कि यज्ञ भी होते थे, वैदिक यज्ञ भी होते थे। संगम साहित्य में इस यज्ञ के लिए भी एक शब्द यूज किया गया है, वाह, और उसके बाद ये आधा दावे बल। ये किसको कहते थे? यज्ञ को, जो यज्ञ किए जाते थे। इस काल की मनोरंजन में मैं बताया था कि शिकार, डांस, म्यूजिक सब था। इस काल की दो बहुत मशहूर वो हैं, क्या कहेंगे उनको, कवित्री, शायरात को क्या कहते? कवित्री कहते हैं ना, फीमेल पोइट्स। जो फीमेल पोइट्स हैं उनके दो नाम बहुत मशहूर है, वो लिख लीजिएगा। ओवेयर और नच्चेलिए। या ए की मात्रा लगाती नच्चेलिए। ये कौन थी? संगम साहित्य से संबंधित इस काल की दो प्रसिद्ध फीमेल पोइट, दो शायद कवित्री थी, ओवेयर और नच्चेलिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नच्चेलिए। ये दो कवित्री थी। कल हमने टोलक्का प्रेम के बारे में पढ़ा था, बताया था हमने। उसके अनुसार विवाह जो था वो एक क्या था? पवित्र। क्या होता है? आज हिंदू सोसाइटी में पवित्र बंधन होता है। देखिए, धर्मों में मैरिज जो है वो भी अलग अलग है। इस्लाम में या मुसलमानों में पवित्र बंधन, इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, मानते हैं। इस्लाम में कहते हैं क्या है? एक सामाजिक समझौता है दो लोगों के बीच में। और हिंदू धर्म में पवित्र बंधन है, इसीलिए सातों जन्म तक साथ निभाने की बात होती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हम दोनों में जब तक समझौता है, जब दोनों की मर्जी नहीं होगी, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम छोड़ सकते हैं। हम दो इस कॉन्ट्रैक्ट से हम अलग हो सकते हैं। ये ऐसी कैसे अलग अलग धर्मों की अलग बात है। इनके यहाँ क्या था? धर्म। अच्छा, इनके यहाँ भी 8 प्रकार के विवाह हैं। हाँ, इनकी बात हो रही है, इसकी संगम साहित्य की बात हो रही है। उस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं जिस सोसाइटी के अंदर संगम साहित्य का जो है वो निर्माण किया गया था। आपको याद कीजिएगा, वो हमने पढ़े थे विवाह के प्रकार, वो नहीं है उनसे। देखिए, इनके यहाँ भी 8 प्रकार के विवाह हैं। वो उत्तरी भारत के थे, ये दक्षिणी भारत के। इसमें एक इंपॉर्टेंट बस याद रख लीजिएगा, पंचतीर्ण। उसमें तो याद है ना, सब डिफरेंट थे, गंधर्वा और अशोक, ये सब विवाह याद है ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट है पंचतीर्ण। बताओ भाई, कौन सा विवाह है ये? जस्ट गेस। लव मैरिज, लव मैरिज, प्रेम विवाह, पंचतृणीय कहलाता है। विधवा का सरमुंडन और सब्जी, हरी सब्जी और क्या बोलते हैं जर्नी को, आभूषण, ये उस पर बैन थे। विधवा के लिए सरमुंडन अनिवार्य था, हरी सब्जी और ज्वेलरी, आभूषण उसके ऊपर बैन। किसके लिए? विधवा के लिए, उसको त्यागना पड़ता था। ये इनके सोशल कस्टम थे।
उस सोसाइटी की जिस सोसाइटी के लोगों ने या कवियों ने संगम साहित्य का निर्माण किया था। सती प्रथा इनमें थी, सती प्रथा पाई जाती थी। स्त्रियों में मैंने अभी बताया था कि म्यूजिक और डांस दोनों का बड़ा चलन था, और आमतौर पे वो डांसर्स आज के ज़माने में कहेंगे कि जो गाती भी थी और नाचती भी थी, उनके लिए एक शब्द उसमें मिलता है, पाणार एंड विडेलियर। ये नाचने गाने वाली अलग नहीं, जो म्यूजिक और डांस दोनों से इनका संबंध होता था। सर जब सती प्रथा थी तो विधवा प्रथा कैसे थी? हैं? सती प्रथा थी तो विधवा प्रथा। हाँ, ये बिल्कुल बहुत कुछ सवाल किया। सती प्रथा वही उच्च क्लास में थी, जिस तरह उत्तरी भारत में थी। राजाओं जो वॉरियर क्लास था, केवल नहीं वॉरियर क्लास था, सती प्रथा उसी में था। और ये एक जनरल फिनोमेना याद रखना, कहीं भी अगर सती प्रथा उसे हो, रेयर केसेस एक्सेप्शंस अलग होते हैं, लेकिन जनरली ये क्या होता था, वॉरियर क्लास। हालांकि वॉरियर क्लास में बाद में एक राजपूतों में वो परंपरा हुई जिसको जौहर बोलते हैं, वो एक अलग परंपरा है, वो बात ये वो समझ में, लेकिन ये परंपरा जनरली किस में थी, अपर क्लास। लेकिन ये भी इसमें है कि किसी को बहुत बाई फोर्स सती नहीं किया जाता, लेकिन अपनी इच्छा से एक धार्मिक परंपरा के अनुसार सती का रिवाज था। दूसरी बात ये भी याद रखो, किसी भी सोसाइटी में जब भी हम कोई बात करते हैं वो जनरल होने से बात, सती प्रथा थी तो इसका मतलब ये है कि एक बड़े हिस्से में सती प्रथा थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस नहीं थे। राजपूतों में आप देखेंगे कि बाद में हम आते हैं कि वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि सबके अंदर सती प्रथा थी, या वॉरियर क्लास है तो वॉरियर क्लास में सबके अंदर सती प्रथा थी, ऐसा नहीं मिलता है। एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। एक इसमें और मैंने एक जगह पढ़ी थी, वो चीज़ को लिख लीजिए आप। उनके यहाँ खाने के बाद पान और छालिया को क्या बोलते हैं, सुपारी बोलते हैं ना, सुपारी, उसका रिवाज था। खाने के बाद पान और सुपारी खाने का सोशल कस्टम टाइप का रिवाज था। आज के हम लोग डिजर्ट स्वीट्स लिया करते हैं, वो खाने के बाद पान और सुपारी का रिवाज था। ये मैंने जगह पढ़ा था, इसको भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। क्रीमेशन या शव को जो अंतिम दान संस्कार, उसके तीनों प्रकार के थे। शव को पूरा जमीन पर रहना, शव को वो समाधि में बताएंगे बड़ी बड़ी वाली आंशिक रूप से बांधना, उनके अस्थियों को कलश के रूप में बांधना, शवों को जलाना, विसार जलाया जाता है, जलाने के बाद उनकी अस्थियों को फिर गाड़ना। ये सारी जो थी परंपराएं इस सोसाइटी के अंदर पाई जाती थी, लेकिन बड़ी संख्या में वही आंशिक, जिसको हम कहते हैं पार्शियल बरियल सिस्टम था, वो था। लेकिन बहुत सी जगहों में डिफरेंट उसके साथ में चीज़ें पाई जाती हैं। और ये तो खैर हम उसमें बड़े चुके मेगालिथिक में कि समाधियों को के लिए बड़े बड़े पत्थर यूज किए जाते हैं। और ये भी याद रखें कि जब भी हम किसी सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, राजा तो एकदम चेंज हो जाता है, शासक का, लेकिन सोसाइटी के जो कस्टम्स होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, वो एकदम चेंज नहीं होते हैं, वो बहुत बाद तक चलते रहते थे। यानी सपोज कीजिए कि पूरे नए लोगों ने आकर उन्हें अधिकार कर दिया और सब चेंज कर दिया, तब भी वो एकदम सोशल कस्टम खत्म नहीं होते। इनका तमिल का रोमन्स के साथ व्यापार या ट्रेड एंड कॉमर्स बड़े स्तर पर था, और ये भी याद रखिएगा, ये भी फेवरेबल ट्रेड था। क्या था? फेवरेबल ट्रेड था। ये हम सब तमिल लिटरेचर और साहित्य की बात कर रहे हैं। इसमें एक बीच में जो लिखे तेलुगु भाषा, सबने सुना ना, तेलुगु भाषा का भी इससे संबंधित इसी पेड़ का एक जो प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम साहित्य तेलुगु का, वो महाभारत का एक अनुवाद है जो नत्र भट्ट ने किया था। ये मैंने क्वेश्चन एक जगह देखा था, इसलिए मैंने इसको
नत्रे भट्ट। महाभारत का नाम। महाभारत ये क्या है, तेलुगु भाषा का ओल्डेस्ट लिटरेरी है जो मौजूद है। क्या नाम है सर इनका? नत्रे भट्ट, ये त्रा भट्ट। यार मेरे अंदर से जल्दी नत्रे भट्ट, त्रा है ये, या है भावटा है, नत्रे भट्ट। इसने किया था किसका, महाभारत का अनुवाद तेलुगु भाषा का, ये प्राचीनतम है। इसी प्रकार से मलयालम भाषा का जो प्राचीनतम है, मलयालम भाषा जो है उसका प्राचीनतम साहित्य जो है वो रामायण, श्री रामकृत रामचरितमानस। क्या है, श्री रामकृत रामचरितमानस। इसके लेखक के बारे में विवाद है, कुछ कहते हैं अज्ञात है, कुछ कहते हैं नहीं। लेकिन जो प्राचीनतम किसका तम में है, मलयालम भाषा का प्राचीनतम जो लेख मौजूद है वो क्या है, रामकृत रामचरितमानस। मैं लिख देता हूँ, श्री रामचरितमानस। और ये रामचरितमानस अलग है, रामचरितमानस अलग है। हाँ, अब ये पता नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं क्या है, लेकिन है उसी पर आधारित है। ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर जो मलयालम भाषा। ये मैंने इसलिए बताया कि ये मैंने पेपर देख रहा था, उसके अंदर ये क्वेश्चन था, तमिल और मलयालम का ओल्डेस्ट मौजूद स्क्रिप्चर जो मौजूद है ऑथेंटिक है वो ये है। तेलुगु का ये नहीं, इससे देखिए रामायण और महाभारत इनका संबंध किस क्षेत्र से, अरे भारत से तो है, हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत उत्तरी भारत मेनली जो है आपका, दक्षिणी भारत में भी इसका इन्फ्लुएंस हमें पूरा नजर आता है। जबकि आप जानते हैं कि आज भी दक्षिणी भारत की परंपराएं रामचरितमानस से बिल्कुल अलग है, उनकी लंका से बल्कि मिलती जुलती है। लेकिन इस असली जब ये वैदिक के बाद ये आर्यन प्लस सिविलाइजेशन नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ इंडियन हिस्ट्री की, जो कुछ भी हुआ है वो सब ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ गए। तुर्क और अरब और मुसलमान भी आए, वो भी इधर ही गए। आर्यस आए, वो भी वहाँ से ऐसे गए। उनके सोशल कस्टम्स भी इसी तरह से हुए। महाभारत, रामायण, वैदिक कल्चर सब इसी तरह से गया, यानी ऐसे बहाव आता है उत्तर भारत से दक्षिणी भारत की। हाँ, इस काल में जो राजा होता था उसके लिए प्रतिनिधि सभा हमेशा से ऐसा है कि दुनिया में कहीं भी राजा कितना भी निरंकुश हो, वो एक प्रतिनिधि सभा अपनी रखता है। इस काल में जो प्रतिनिधि सभा है उसके लिए एक लफ्ज यूज किया जाता था, माशनम। ये वैदिक साहित्य की टर्मिनोलॉजी है जो मैं बता रहा हूँ, माशनम। इसके अतिरिक्त सभा के लिए कुछ शब्द और भी हमें मिलते हैं। माशनम के साथ मनरम, कोडियाल, अवय और नालवे, ये किसी न किसी प्रकार की सभाएं होती थी जो कोई ना कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल इनका रोल होता था और राजा के साथ जुड़ी हुई इनका संबंध होता था। ये सारे शब्द हमें डिफरेंट, जैसे आपको याद होगा विधाता, गाना, गण, याद नहीं है क्या थी ये, आर्यस के जमाने की सभाएं थी, पढ़ी है हमने ये सब सारी चीजें। एक परंपरा बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उसका पहले नाम लिखो, कुरल मारम। कुछ किताबों में इसको कादी मारम भी लिखा होता है। राजा अपने महल में एक बड़ा वृक्ष लगाता, अपने महल में एक बड़ा वृक्ष लगाता। ये एक सभा होती। अब इसके बारे में विवाद है कि जब उसका राज्याभिषेक होता था, जब राजा बनता था तब लगाता था, ये कब लगाता था, लेकिन लगाता था। आज भी आप देखिएगा स्वतंत्रता दिवस में यहाँ शाहजहांपुर में भी
1947 में एक पेड़ लगाया गया था, अगर आपको याद क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मतलब जीके हुई थी, कुछ हुआ था उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो पेड़ लगाना किसी बात के मौके पर, ऐसा नहीं कि आज हो, आज तो हम पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उस काल में भी इस प्रकार की चीजें एक परंपरा थी और इस परंपरा का कोई ये कहा जाता है। सेना का जो मुखिया होता था उसे एनआरडी कहते थे, एनआरडी कहते थे, एनआरडी। इस पर डिपेंड हो सकती है कि सेना का मुखिया, देखिए सेना के मुखिया से दो अर्थ निकलते हैं, एक होता है सेनापति और एक होता है सेना का पूरा देख रेख करने वाला, उसके वेतन, उसके सैनिक, उसके हथियार, सारा इन दोनों में अंतर होता था। सेनापति क्या होता था, सेनापति या तो अगर शासक है मौजूद उस युद्ध में तो वो शासक खुद सेना का कमांडर होता था, वो नहीं है तो वो किसी को नॉमिनेट करता था, जनरली जो राजकुमार होते थे उनको नॉमिनेट किया जाता था। सेना का मुखिया जो है कभी कभी उसको भी सेनापति के रूप में काम करना पड़ता था, लेकिन उसका मेन रोल क्या था, सेना का सारा देख रेख। एक चीज तो होती है कि क्लास हो रही है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हो, तो पूरा सिस्टम को भी मैनेज करना होता था। तो सेना के पूरे सिस्टम को कौन मैनेज करता था, ये एनआरडी करता था। जमीन टैक्स मैंने बता दिया, टैक्स व्यापार पर भी था, हर प्रकार के व्यापार पर भी था और भूमि पर भी था। भूमि का जो टैक्स होता था वो लिख लीजिएगा, कैश एंड काइंड दोनों से दिया जाता था, यानी कैश में काइंड का हुआ कि नकद भी लेते थे और वस्तु के भी वो लेते थे, इन दोनों प्रकार से टैक्स दिया जाता था। सेना के अंदर भी अलग अलग परंपराएं थी, जैसे जो सरदार या जो राजकुमार होते थे वो हाथी पर बैठ कर चलते थे, और जो सेनापति होता था, देखिए वो फर्क नहीं आ गया, वो रथ में चलता था, सेनापति रथ में चलता था, और जो सरदार है या राजा है जो ये सामने रहा वो क्या होता था, वो हाथी पर होता था। यज्ञ को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन किसने दिया, उसको भी आप लिख लीजिए, वो चोल शासक हुआ। यज्ञ सब में था, लेकिन इस जब हम यज्ञ की बात कर रहे हैं तो हम कौन से यज्ञ की बात कर रहे हैं, वैदिक यज्ञ की बात कर रहे हैं, जो नॉर्दर्न इंडिया से कहते हैं वैदिक यज्ञ, क्योंकि ये यज्ञ की परंपरा बेसिकली उत्तरी भारत और आर्यंस की थी। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, पता नहीं आपने सुना मरुवन, मरुवन क्या है ये जीके में भी है और हिंदी प्राचीनतम देवता, जिसको सुब्रमण्य कहा जाता है, इसी को सुब्रह्मण्य भी कहा जाता है, जो बाद में सुब्रमण्य, सुब्रह्मण्य, सुब्रह्मण्य। ये मरुवन, ये प्राचीनतम देवता है दक्षिण भारत का। मरुवन पर कई बार क्वेश्चन उसको आते हैं, रिपीट होता है शरद उसमें। मथुरा या मथुरई मैंने आपको बताया था, जहाँ पे संगम भी हुई थी, और पहली मथुरई डूब गई थी, दूसरी मथुरई थी, इसका एक दूसरी मथुरई थी, इसका एक और दूसरा नाम भी था, वो भी पूछते कादम्ब वन। मथुरा या मदुरई एक ही बात थी, इसी का जो आधुनिक मथुरा मदुरई थी उसी का नाम क्या था, कादम्ब वन। इसी प्रकार से मुन्नीर, विदेशी शराब को खाया जाता था। देखिए शराब आज भी बाहर की और इंडियन देसी ठहरे में फर्क होता है। यहाँ पाउच में लाइन लगा वैसे मिल जाती है, और आप विस्की या जिंजर या रम या स्कॉच आप लेंगे तो विदेशी शराब जो थी मुनीर कहलाती थी, विदेशी शराब होती थी। जो राज्य था, देखिए ग्राम या गांव जो है वो हमेशा से बेसिक यूनिट रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, और सोसाइटी का बेसिक यूनिट क्या है,
समाज का, हमारी सोसाइटी का सबसे छोटा यूनिट, इकाई क्या है? एक परिवार। एक परिवार सबसे छोटा यूनिट होता है। माँ बाप, बच्चे, बाप दादा, कई परिवार मिलकर फिर और बड़े होकर सोसाइटी बनती है। फिर ग्राम, एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई क्या है? ग्राम है। इसका जो डिफरेंस था वो ऐसे इस तरह था, यानी ये तो आपका राज्य हो गया, ये फिर मंडल, उसके बाद फिर ये जो कहलाते थे नाडू, ये जिला, जो हम आज के आधुनिक में वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, जाहिर है कि उस वक्त का बाद आज के जिले बहुत बड़े बड़े हैं। नाडू, और नाडू से छोटा फिर उड़, ये गांव होता, उड़ गांव होता। ये उड़ है, इसमें भी थोड़ा सा सुन लीजिए। कई प्रकार के उड़ थे। एक था पेरू, दूसरा था सिरू, और तीसरा था मुलू। पेरूर बड़ा गांव, बड़ा गांव शायद इंडिया का सबसे बड़ा गांव है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। ये डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर या होता है, वहाँ पे सबसे बड़ा गांव है इंडिया का, एशिया का कहते हैं सबसे बड़ा गाँव। ऐसी मुरादाबाद का जो पार्क बड़ा है वो अकेला ऐसा गांव है कि जिसमें 5 स्टार होटल है। मुरादाबाद में पार्क बड़ा है, वहाँ वो पार्क 5 स्टार होटल है वो गांव में, लेकिन वो इसलिए है कि वो मुरादाबाद से जुड़ा हुआ है। मुरादाबाद एक्सपोर्टर्स, इंडिया में जो एक्सपोर्टिंग फील्ड है उसमें मुरादाबाद का बहुत बड़ा स्थान है। तो उसी दायरे में वहाँ पर सब फाउंडर्स आते हैं, वो 5 स्टार होटल वो अलग गाँव में। ये क्या था? बड़ा गांव क्या कहलाता था? पेरूर। छोटा गांव सेरूर, और मुडुर पुराना गांव। मुडुर पुराना गांव। ये टर्मिनोलॉजी है संगम साहित्य के लोगों की, उस काल की सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर। चेर राज्य जो था वो जनरली जो गोल मिर्च होती है हमारी सियाम में जिसको बोलते हैं, हल्दी, इसके लिए मतलब वैसे तो आप जानते हैं मसाले, गरम मसाले, ये सारे इसमें डिस्कशन हो चुका है हमारा सबके लिए। कुछ शब्द और हैं जो एनियार, ये शिकारी के लिए यूज किया जाता है, शिकारी के लिए एनियार। इसी प्रकार से एक नदी है वेंगी नदी, ये पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती थी? पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहलाती है वेंगी नदी। ये और इसमें मैंने बताया ना, जो ट्रेड था वो क्या था? फेवरेबल था, यानी हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे और इम्पोर्ट कम करते थे। जो एक्सपोर्ट की चीज़ें थी वो आप लिख लीजिए, मोती, मसाले, और ये कीमती पत्थर। कीमती पत्थर कौन सा होते हैं? जेम्स भी जिनको हम बोलते हैं। अरे डायमंड ये जो होते हैं, नीलम, बुराज, ये सब इनके खुशियों में लगाए जाते हैं। ये कीमती पत्थर का शब्द आता है, कीमती पत्थर इनको कहा जाता है। इसको ये डिफरेंट ये जाहिर डायमंड है, उसमें नीलम, बुराज, ये सब हिंदी में और नाम है, क्या क्या बोलते हैं, जो अंगूठियों में पहनते हैं। डिफरेंट रूबी होता है, अतीक होता है, नीलम होता है, बुराज होता है, जमरुद होता है। कहते हैं नीलम की एक विशेषता होती है कि अगर आपने पहन रखा है और आपको कोई बुरा समय आने वाला है तो चटा जाता है। ये हम भारतीयों की धारणा है। क्या बोलते हो? वो फिर स्वभाव के एतबार से जो पंडित जी सब बताते हैं, वो पत्थर इसलिए सजेस्ट करते हैं कि आप किस नेचर के हैं। पत्थरों का असर हो तो पता नहीं। मैंने एक ज़माने में मोती बहुत पहना था, मुझे बताया कि मोती पहनो, मैं खुद बहुत
एग्रेसिव था, विष्णु भाई बहुत ज़्यादा, तो वो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जब समय की मार आई और जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हुई तो अपने आप ठंडे हो गए, वो सब हो गया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ नहीं कि वहाँ बैठ के उन बहुत सी चीज़ों का हमें अनुभव नहीं होता जो यहाँ आकर होता है। इसलिए कि वो एज अलग होती है, उस वक्त हमारी मेंटेलिटी अलग होती है, ये एज अलग होती है। उस वक्त आप सोचते हैं कि उनकी छोटी छोटी बातों पर हम क्या क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए पढ़ना सबसे ज़्यादा आवश्यक क्यों है? नौकरी और सब वही वो आपको ये बताता है कि आपको बिहेव कैसे करना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये विद्या ही सिखाती है। और पुराने जो भारत की परंपरा थी ना गुरुकुल की, वहाँ गुरुकुल में एक्चुअली यही था कि विद्या के साथ साथ आप कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, इस सारी चीज़ों को उनके उसमें शामिल हुआ। मैं जितना मैंने पढ़ा है, राजा में बहुत थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा, उसमें भारत की जो गुरु शिष्य की परंपरा है, विश्व में ऐसी परंपरा दूसरी आपको नहीं मिलेगी, कहीं नहीं। मतलब हमें अंगूठा भी दे दे, आज तो ले लेंगे सरकार अंगूठा दे देंगे, चलिए खैर। ये कीमती पत्थर के बाद हाथी दांत की वस्तु है, हाथी दांत से बनी ये भी कीमती होती थी, जाहिर है हाथी दांत किसी अवेलेबल नहीं होता था। दो शब्द इसमें और लिखे आप, मरुदम, ये वो भूमि कहती थी जिस पर कृषि की जाती है, एग्रीकल्चर लैंड, मरुदम एग्रीकल्चर लैंड। अब पले, सूखी जमीन, सूखी या बंजर भी कह सकते हैं, ये जिसमें कृषि नहीं होती, जल शुद्ध है, ये वो कहलाते हैं। एक चीज इसमें और दिख रही है, चलिए छोड़िए इसको। बंजर सूखी जमीन, बंजर जमीन। एक विवाह की पुस्तक कहलाती है, संगम साहित्य में एक पुस्तक है जो विवाह की पुस्तक कहलाती है, वो लिख लीजिए आप। जीवक, जीवक चिंतामणि, ये क्या कहलाती है? बोलो। एक्सपोर्ट की बात करो, किसने की? जमीन कौन एक्सपोर्ट कर सका है भाई? वो एक्सपोर्ट वाली चीजें तो यहाँ खत्म हो गई है। हाथी दांत, कीमती पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, मसाले, ये खत्म हो गए। अब ये दो अलग क्रम बताए मैंने आपको, मरुदम और पेड़। फिर ये एक अलग क्रम हो गई, ये किताब है जीवक चिंतामणि, इसको विवाह की पुस्तक कहा जाता है। इसमें एक और आपको लिखने ये हमने पहले भी पढ़ा था, आपको याद होगा, खारवेल का कालिंगा जो शासक था उसका हाथी गुम्फा अभिलेख है ना, ये हम पढ़ चुके हैं इसको। हाथी गुम्फा अभिलेख भी हमारे संगम साहित्य की राजनीति, इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में जानने का एक स्रोत है। कभी कभी सोर्सेज पूछते हैं तो सोर्सेज में मैगस्थनीज की इंडिका, अर्थशास्त्र, कौटिल्य की और अष्टाध्याय, और ये जो मैंने अभी नाम बताया, कौन सा नाम बताया? हाथी गुम्फा अभिलेख। ये अभिलेख जो है, ये खारवेल जो था ये कहाँ का शासक था? कालिंगा का शासक था। नहीं, जमीन भी वैसे एक्सपोर्ट की जा सकती है, रिपोर्ट की जा सकती है, समझे? आपको मालूम नहीं है कि गोवा था कौन सा जो इंग्लैंड की उसकी पुर्तगाल में अपनी जो उसकी इंग्लैंड के राजा शहजादे से शादी हुई थी तो जहेज में दे दिया था उसको जहेज में दे दिया था। और आज तो कहते हैं, आज की भाषा में जो MBA मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है उसमें ये भी सिखाते हैं कि आप अपनी चाहें तो मिट्टी को भी बेच सकते हैं, और जो नहीं बेच सकता वो अपना सोना भी नहीं बेच पाता। आप देखिए कि इसीलिए अडानी और बिरला और टाटा और ये सब जो है, वो कौन सी चीज़ ऐसी नहीं जिससे ये नहीं कमा रहे? कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे ये न कमा रहे? एक चीज और देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, संगम काल की, ये संगम साहित्य का जो काल है
उसमें 5 वर्ग कहलाते थे। 5 यानी सोसाइटी के 5 सेक्शन, 5 शासक वर्ग था जो 68 था। शासक वर्ग। दूसरा अडनर, ये पुरोहित या ब्राह्मण, धार्मिक वर्ग, ब्राह्मण धार्मिक वर्ग। अडनर। तीसरा है वेनिगर, ये व्यापारी वर्ग। इसी के साथ चौथा वेनिगर, आपको याद होगा मैंने बताया था, चेती की लिखा चुका हूं मैं। और ऐसी बेल्लाल या बेल्लल, संपन्न, ये बड़े किसान जो होते थे, ये कहलाते थे। और इसमें लास्ट चीज आपको चेर जो थे, चेर राज्य, इनकी राजधानी थी वंजी या करियूर, भी बोल लिखा है वंजी या करियूर, करियूर। और धनुष इनका होता, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह धनुष। चोल, इनकी राजधानी थी वही उरैया, जिसको हम उरैया, और इनका था बाघ, राष्ट्रीय चिन्ह। पांड्या राज्य जो था, इनकी थी वही मथुरा या मदुरई, और मछली इनका प्रतीक थी। एक चीज और इसमें आप पाएंगे, एक किताब है बड़ी मशहूर है, आप सब शायद सुना, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। नहीं बहुत ज्योग्राफी से, मौसम से, सबसे और चीज रिलेटेड हो गया। इसके अनुसार भारत में कश्मीर से, बल्कि कश्मीर नहीं, सिंध से लेकर और ऊपर और कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाहें थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अनुसार इस काल में भारत के टॉप मोस्ट से लेके नॉर्थ सेक्शन लेके और 24 बंदरगाहें थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये अननोन लेखक है, अननोन लेखक। पेरिप्लस ऑफ द सी का कोई लेखक नहीं मालूम, गूगल देखे हो सकता है कोई बता दे, लेकिन इसका कोई लेखक नहीं, इसका अननोन लेखक है। लेकिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है ये जिस जमाने में इसमें समुद्र की यात्रा और जहाज जब शुरू हुआ था, उसी काल की हो। एक लास्ट मैन्युस्क्रिप्ट है तमिल साहित्य का स्वर्ण युग, ये अगस्त्य युग कहलाता है। वही ऋषि अगस्त्य जिन्होंने पहली संगम की अध्यक्षता की, दूसरी संगम में भी थोड़ी सी अध्यक्षता की, जिनका शिष्य वही तौलपिया था जिसने तौलपकिया में की। ये गोल्डन एज तमिल साहित्य की कहलाता है। तो दक्षिणी भारत में अभी आपके 2 लेक्चर और हैं, उसमें हम एनिशियल से निकल के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो अब इसके बाद का जो दक्षिणी भारत का जो पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल हमारा, आपने मैंने एक शुरू में राजपूत स्टेज पर हाथ लगा था, बात की थी राष्ट्रपति और सबके बारे में, वो अब नेक्स्ट हमारी क्लास में, ठीक है सर। थैंक यू।